डॉक्टर साहब, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मईशत बेहतर हुई है। हुकूमती दावों में कितनी हकीकत है? हुकूमत को ही पता होगा, और उनको मुबारक, उनको 1 साल पूरा हो गया, तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और पहली सालगिरह उनको मुबारक हो, और बाकी उनकी कारकर्दगी जो है वो मैं ज़ाती तो नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से वो अगर लोगों में जाएँ, आवाम से पूछें, तो आवाम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उनको, महंगाई के बारे में और तरक्की के बारे में, करप्शन के बारे में। वो तो वो अवामी सर्वे ज़्यादा होगा। मैं अपनी ज़ाती राय जो है वो महफूज रखता हूँ। 12 पहली सालगिरह मुबारक हो। जब नया नया मैं इसमें स्टार्ट हुआ ना, प्राइवेट मीडिया, तो जो शुरू में सबसे पहले जो मैंने इंटरव्यू किया तो वो शहबाज शरीफ साहब का था। पहला इंटरव्यू जिसके ऊपर मैं बैन हो गया, क्योंकि वो ऑन एयर नहीं गया। ऑन एयर जाने से उसको रोक दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। वो समझे कि शायद मैं उसको ऑन एयर नहीं कर रहा, जिस चैनल पे था वो भी, उनसे भी नाराज़ हो गए, मुझसे भी नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए शहबाज शरीफ साहब स्टूडियो से चले गए। मैं उनको समझाता रहा, शहबाज शरीफ साहब को, सर मैंने नहीं रोका, मियां साहब ये मुशर्रफ साहब की वजह से रोका कि आपका इंटरव्यू ऑन एयर नहीं जाने दिया जा रहा। तो शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। फिर मैं उनको मनाने के लिए पीछे उनके मैंने दौड़ लगाई, शहबाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी अरसा लगा मुझे मनाने में। फिर उसके बाद एक और शख्सियत जो थी, उनका मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों बैन रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को करने की नाकाम कोशिश के बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए, मैं बैन हो गया। फिर मैंने एक और शख्सियत की इंटरव्यू करने की कोशिश की, वो भी ऑन एयर नहीं हो सका, मैं फिर बैन हो गया। कि मैंने अटैम्प्ट क्यों की है इंटरव्यू करने की, वो थे जनाब हमारे मोहतरम एहसन इकबाल साहब। अच्छा, एहसन इकबाल साहब जो है वो हालांकि उनका सियासी इंटरव्यू नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की सियासी पॉलिटिकल दोनों ने बात नहीं करनी थी, लेकिन वो इंटरव्यू इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने जो है वो तकरीबन वैसी ही बातें जो आज उन्होंने की हैं ना, यही बातें इन्होंने उस इंटरव्यू में की थी। कमाल की बातें की। और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 2001-2 की। तो इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाता तो हम इस वक्त तक एशियन टाइगर बन चुके होते, या कुछ ऐसी बात उन्होंने की। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं G20 में, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो इन सारी शख्सियात की वजह से एक एक बैन मेरा हो चुका है। बाय द टाइम इनकी हुकूमत आई 2007 में, तो कुछ तो शहर के लोग भी जालिम सन, सानू मरंदा शौक जो जितना था वो इनकी वजह से बैन होता। हर थोड़े दिनों के बाद मैं अटैम्प्ट करता था कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू हो जाए, बैन हो जाता था। बड़ी मुश्किलों से जो है वो खुदा खुदा करके इनकी हुकूमत आई, और जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद ये हुआ कि वो जो मुशर्रफ साहब के दौर का रिकॉर्ड टूट गया, मतलब इतने बैन लगे उसके बाद। तो मैं आज शहबाज शरीफ साहब को देख के यही सोच रहा था, मैंने कहा इनको शायद याद आई, मीडिया वीडिया लाइट्स वाइट सारी देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो उनको याद आया कि पहली दफ़ा ये टीवी पे जब आए थे तो क्या हुआ था तो बड़ा तमाशा लगा था। लेकिन ये कि ये मान गए थे फिर, मतलब ये मान गए थे कि क्योंकि इनको असल में समझाना मुश्किल हो रहा था कि ऑन एयर नहीं जा पा रहा, तो क्यों नहीं जा पा रहा। तो इनका ख्याल था कि शायद हम नहीं उसको कर रहे। तो अच्छा, 3-4 दफ़ा हुआ ना, ये आके बैठे, फिर उठ गए, फिर हमने कहा कि नहीं आप बैठे, अभी ऑन एयर जाने लगे, फिर ये गड़बड़ हो गई, फिर उधर से आया कि नहीं जी खबरदार, इनका इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब को जो इंटरव्यू चलाएगा तो वो मतलब सख्त अंजाम से दो चार होगा। इस तरह का कोई इतना सख्त तो नहीं मैसेज आया था, मगर उसका कोई लुबे लुबो ऐसे ही था, तो जा ही नहीं पा रहा था। तो पूरे अटैम्प्ट की हमने। उससे राशिद कुरैशी साहब थे, ICR को देख रहे थे, और उनसे बात हुई, उनसे भी रब्ता नहीं। उन्होंने कहा भाई आप ये बात करें, हामिद जावेद साहब से बात करें, उधर तक पहुंच नहीं थी, तो गड़बड़ हो गई सारी। लेकिन ये है कि ये चले गए, मैं बैन हो गया कि मैंने वो अटैम्प्ट किया इनका इंटरव्यू करने की। तो चैनल हमारे मार खान वो भी आ गए, उनसे भी नाराज़ हो गए। बहरहाल अल्लाह ने खुश रखे, पहली सालगिरह इनको मुबारक हो। लेकिन यह है कि ये चमकती दमकती लाइटों में मैं आज देख रहा था ना इनको, तो मुझे ख्याल आया हमारा बड़ा छोटा सा स्टूडियो था, ये आए बड़े बड़े अच्छे माहौल में सारा हो रहा था ना सिलसिला, मगर जो इंटरव्यू नहीं चल पाया ना इनका, तो फिर ये नाराज़ हो गए। और नाराज़ इनकी कोई संजीदा नाराज़गी नहीं थी, मतलब बस कहते हैं कि आपने क्या मतलब है कि बस होता है ना, माइक वाइक फेंक दिए उन्होंने इधर उधर गुस्से में। इनको इनकी ये जो है ना, मतलब है कि जिसे कहना चाहिए ना कि वो दिल से नाराज़ नहीं थे, दिल से नाराज़ी हो भी नहीं सकते,
दिल से नाराज शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दिल से नाराज नहीं हो सकते हैं, तो मुझे पता ही मेरी आज सारी जितनी मैंने तारीफें इनकी की उसके बावजूद ये दिल से नाराज नहीं हो सकते, तो इनको मैंने मना लिया था। मैंने फिर समझ में कहते हैं हाँ यार ठीक है, मगर ये कि ऐसे बस यार। तो बहरहाल महंगाई की क्या सूरत हाल है, बाकी क्या मामला हैं वो तो खुद देखें, अरेंजमेंट कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो और एहसन इकबाल साहब की तो बड़ी टेक्नोक्रेटिक गुफ्तगू थी उस वक्त भी। उन्होंने ये कहा कि यार ये 25 साल प्रोग्राम मैं बना रहा था जो एशियन टाइगर बना था पाकिस्तान ने, और उनके पास बड़ा उस वक्त जेन्युइन, मैं उनकी बातें जब सुन रहा था ना एहसन इकबाल साहब की, तो वो वाकई यानी लेस पॉलिटिकल मोर टेक्नोक्रेटिक। यानी वो कह रहे थे कि यार ये देखें डॉक्टर साहब इस तरह से बातें में ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती, रुक गया पाकिस्तान। तो लेकिन वो भी नहीं चल पाया इंटरव्यू। तो बड़ी यादें हैं, देखें अब आगे किस तरह से होता है। डार साहब के साथ भी बड़ी यादें हैं, मगर वो भी नई बयान की जाए तो बेहतर है। बहरहाल सबसे मेरे ख्याल से जो अच्छी बात हुई है ना इस 1 साल में जी। वो है जो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गया, और डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गया, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस में तो देखें मईशत, ये तो एक आर्जी सा है ना कि हम नहीं गए, अब आइंदा भी नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह खैर से निकल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई मामला ठीक नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे थे ना 1 साल में हमारे स्कैंडल नहीं आया, खुदा का वास्ता मियां साहब, मतलब इतना ज़्यादा भी कोई हमारा स्कैंडल नहीं आया इसलिए नहीं कि आने नहीं दिया जा रहा। तो अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी ना, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की ज़ात की बात है, पूरे मुल्क की बात है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आप करेंगे और आप छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक जो है वो मुल्क की मीशत ठीक हो ही नहीं सकती। मतलब ये उसका लाजिम हिस्सा है कि आप अकाउंटेबिलिटी करें। और अकाउंटेबिलिटी का ये नहीं कि नैब की तरफ बना लें कि वो सोना जैसे हो गया था मसला, या बाकी मसले ये इस वक्त जो चल रहा है खान साहब के साथ चल रहा है, बाकी सारे या तो आप अक्रॉस द बोर्ड करें या ना करें। और जब नहीं करेंगे आप तो किसी भी मुल्क में कहीं पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी के बगैर, और चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो वो अब एक ऐसा अरेंजमेंट ऐसा है कि जिसमें औरंगजेब साहब है, ये पॉलिटिकल नहीं है। एक आध दिन की कोई बात भी आई कि कोई इन्होंने किसी को हटाया किसी मतलब, लेकिन उससे हट के ओवरऑल ये कैसे इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से, और उसमें डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान नहीं गया, और आगे जो है वो किस तरह से हमने चलना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था वो औरंगजेब साहब की मिनिस्ट्री को था, और उसमें वो ठीक गए। एक आध वाकया जो ये हुआ है, लेकिन वो भी अगर उनको ये अकाउंटेबिलिटी साथ चल रही होती ना, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती कि वो अकाउंटेबिलिटी भी करती, उनकी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी उनकी वजारत ने क्या करनी है, यानी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी भी हो रही होती, करप्शन का खात्मा भी होता, ये वजारतें भी कम होती, 50-51 जो हो गई हैं ना होती, तो वो मेरे ख्याल से औरंगजेब साहब अच्छा डिलीवर करते, मुल्क की मईशत ज़्यादा बेहतर खड़ी कर देते। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे मेरे ख्याल से एक बात जो वाहिद बात अच्छी हुई है, अच्छी बात ही बता सकते हैं, बाकी तो तवील लिस्ट तो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हालात के मुताबिक। तो अच्छा काम ये हुआ है कि हम उस तरफ नहीं गए, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गए बिलाशुबा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम डिट्रैक्ट नहीं हुए। हम मतलब है कि पूरी दुनिया इस वक्त उथल पुथल है ना, तो उथल पुथल दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी तरफ गड़बड़ नहीं कर गया, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर वो कोई भी पोजीशन ले सकता है इस वक्त, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अच्छी मजबूत लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करे, ताकि वो हवा के झोंके के साथ ना भेजे। हम हवा के झोंके के साथ नहीं बह रहे, हम एक अपने आप को ना कदम रख के खड़े हुए हैं कि भाई ना इधर गए हैं बिल्कुल ना उधर गए हैं, और इधर हम देख रहे हैं सूरत हाल का जायज़ा लेने। लेकिन ये है कि झकड़ चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तूफ़ान आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो दरमियान में जो शख्सियत गई है इन तूफ़ानों के भूचालों की नज़र हो गई है वो तो ज़ेलेंस्की हैं। अब ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के अंदर बैठी हैं, यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जो हैं वो फ़ौजी इमदाद देंगे, और फ़ौजी इमदाद देंगे हम 800 बिलियन यूरोस की। और सारे जो यूरोप के मुल्क हैं, जो 27 यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, वो 1.5 बिलियन उनको लोन्स दिए जाएंगे, वो लोन्स जनरेट करें, और उसके साथ 800। ये जो यूरोपीय यूनियन की सदर हैं बड़ी ज़बरदस्त खातून हैं वन der Leyen, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, यूरोपीय यूनियन की सदर हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट भी है, लेकिन वन der Leyen के पास अथॉरिटी नहीं है इस बात की, उनके नीचे कोई फ़ौज नहीं आती।
तो लेकिन वो ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन के कमीशन को हेड करती हैं, तो वो सारे ममालिक से कह रही हैं। अब हर मुल्क की अलग पॉलिसी है और हर मुल्क जो है वो किसी तरह से, पोलैंड कुछ और सोच रहा है, हंगरी कुछ और सोच रहा है, जो ये बेचारे 3 तो फारिग ही हो गए ना बीच में। बड़े प्यारे मुल्क, खूबसूरत मुल्क हैं। अल्लाह ताला मेरा ख्याल से जंग बंदी जल्दी करे तो लैटविया, लिथुआनिया और जो ये जो बेल्टिक स्टेट्स हैं तीनों, लैटविया, एस्टोनिया, और तो ये जो ममालिक हैं इनको ज़ाहिर है कि बेल्टिक स्टेट्स को प्रॉब्लम आ गई है। और ये प्रॉब्लम जो है वो इसलिए आ गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा ना कि पोलैंड के तो हम साथ हैं, लेकिन इनका क्या बनेगा वो हमें नहीं पता।